कमर से एक झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था। 57,000 से भी ज्यादा केसेस दलितों को काले धागे पहनने पड़ते, औरत होने के कारण उनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी होता रहा। पैरों से शूद्र अयायपन पैदा हुआ। और इसका मतलब इस प्रकार है कि जब उस पुरुष का विभाजन हुआ तो उसके कितने टुकड़े हुए। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में 57,000 से भी ज्यादा केसेस दलित पर अत्याचार के दर्ज किए गए। ऋग्वेद के किसी भी मंत्र में यह नहीं लिखा है कि ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण के घर जन्म लेगा या शूद्र कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता। सिर्फ इन्हें मंदिरों में एंट्री नहीं होती। मनुस्मृति के चैप्टर 10 श्लोक 51 से 56 तक ये स्पष्ट कहा गया है कि शूद्रों का काम सेवा है और उन्हें शिक्षा धर्म में भाग लेने का अधिकार नहीं है। आज जो जाति व्यवस्था हमें समाज में दिखती है, क्या वो हमेशा से ऐसी ही थी? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से हमारा मतलब उस भेदभाव से है जो आज भी हमारे देश में फैला हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग इंसान का रहन सहन, उसकी शादी या बाकी सोशल एक्टिविटीज सिर्फ उसी कास्ट में हो सकती हैं जिसमें उसका जन्म हुआ है, अब चाहे उसका बिहेवियर, काम या कैरेक्टर कैसा भी हो। बट इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, वर्ण व्यवस्था जो प्राचीन भारत में प्रचलित थी और जिसके अकॉर्डिंग सोसाइटी के सभी लोग 4 वर्णों में डिवाइडेड थे, वो जाति व्यवस्था से बिल्कुल ही अलग थी। वर्ण व्यवस्था की बुनियाद ही मनुष्य के गुण और कर्म पर बेस थे, ना कि उसके जन्म पर। ऋग्वेद के मंत्रों से लेकर महाभारत के संवादों तक कहीं कर्म की बात होती है, कहीं जन्म की। एक समय था जब वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक तंत्र थी, लेकिन धीरे धीरे वो जन्म पर आधारित बेड़ियों में बदल गई। ये कहानी है उस बदलाव की, जहाँ एक आध्यात्मिक दर्शन एक कठोर व्यवस्था बन गया। आइए जानते हैं भारत में जाति व्यवस्था का असल उत्पत्ति। ये कहानी शुरू होती है एक पुरुष से। ये कहानी किसी समाज की नहीं, ये कहानी है एक रचना की, एक डिवाइन बॉडी की, जिसे ऋग्वेद कहता है पुरुष। सब कुछ एक ही शरीर से शुरू हुआ, पुरुष, एक ऐसा कॉस्मिक बीइंग जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90th सूक्त में ऋषियों ने पुरुष का वर्णन किया है, एक ऐसा महान दिव्य तत्व जिसके 1000 सर, 1000 पैर, 1000 आंखें हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में व्यापित है। जब सब कुछ एक था, पुरुष एक ऐसा कॉस्मिक बीइंग जिसके शरीर से पूरी सृष्टि बनी। और तब एक सवाल उठा, यत् पुरुषम व्यदधु कथिता वैकल्पेन मुखम किमस्य काउ बाहु का उरु पादा उच्यते। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90th सूक्त का 11वां मंत्र है और इसका मतलब इस प्रकार है कि जब उस पुरुष का विभाजन हुआ तो उसके कितने टुकड़े हुए, उसका मुंह कौन बना, बाहें कौन बनी, थायस और पांव किसने धारण किए। और फिर इसका उत्तर मिला अगले ही मंत्र में, ब्राह्मणोस्य मुखम असित बाहुरजान्यकृतः उरु तदस्य यद वैश्यः पदभ्यम शूद्रो अजायते। अब इसकी अलग अलग कंसेप्शंस हैं। हिंदू समाज को जातियों में बांट कर रखने वाले लोग इस मंत्र का अर्थ ये बताते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के सर से, क्षत्रिय उनकी बाजुओं से, वैश्य उनके थाइस से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। पर क्या इस मंत्र की सही एक्सप्लेनेशन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का रिलेशन मानव समाज से, सोसाइटी से ऐसा ही है जैसा सर, बाजू, मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी का शरीर से है, क्योंकि बॉडी की फंक्शनिंग के लिए चारों पार्ट्स तो हमें चाहिए ही। ब्राह्मण जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, उन्हें मानव समाज का सिर बताया गया है। क्षत्रिय जो कि सिंबल ऑफ पावर है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, उन्हें बाजू बताया गया है। वैश्य जो बिजनेस के लिए देश विदेश चाहते हैं, उन्हें सोसाइटी का मिडिल पार्ट कहा गया है। और शूद्र जो विद्या अध्ययन नहीं करते, उन्हें समाज का पांव बताया गया है। तो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, बल्कि काम के अकॉर्डिंग समाज की डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका आधार जन्म नहीं बल्कि कर्म है। इस डिवीजन में सबसे बड़ी प्लेस विद्या यानी नॉलेज को दी गई है। सेकंड प्लेस पावर और धन है। और अगर देखा जाए तो क्या हमारी बॉडी में इन पार्ट्स के यही स्थान नहीं है? हमारा ब्रेन या सर जो कि ज्ञान का स्थान है, बॉडी में सबसे ऊपर है। उसके नीचे पावर को सिंबलाइज करती भुजाएं। फिर धन का प्रतिनिधि हमारा पेट है और सबसे नीचे पैर जो सारे शरीर की सेवा करते हैं। इसलिए ऋग्वेद का ये मंत्र जन्म के आधार पर जाति भेद का उपदेश नहीं देता, बल्कि मनुष्य के कर्मों के विभाग से हमें अवगत कराता है। ऋग्वेद के किसी भी मंत्र में यह नहीं लिखा है कि ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण के घर जन्म लेगा या शूद्र कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता। ये वर्ण सिस्टम रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर था, ना कि जन्म के आधार पर। और ऐसा ही कुछ उपनिषदों में भी मेंशन है।
उपनिषद भी वही कहता है कि हर व्यक्ति में एक ही आत्मा समाई है और असली पहचान उसके कर्म और चेतना से होती है, जन्म से नहीं। उपनिषदों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का विचार दिया, जहाँ हर व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करने का अधिकार था, चाहे उसका जन्म किसी भी जाति या वर्ण में हुआ हो। इसका एक कोर प्रिंसिपल था, आत्मा सब में एक है और उसका ज्ञान प्राप्त करना सबका अधिकार है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐत्रेय ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म एक दासी पुत्र शूद्र कुल में हुआ था। उनकी माँ का नाम इतारा था और इसी से उनका नाम बना ऐत्रेय। लेकिन उन्होंने इतना अध्ययन किया, इतना ज्ञान प्राप्त किया कि उन्होंने अपना अलग उपनिषद लिखा, ऐत्रेय उपनिषद, जो ऋग्वेद का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस एग्जाम्पल से ये साफ होता है कि वर्ण ज्ञान से बनता है, ना कि जन्म से। एक और बड़ी फेमस स्टोरी है सत्यकाम जबाला की, जो कि छंदोग्य उपनिषद के चैप्टर 4 सेक्शन 4 वर्स 1 to 5 में मेंशन है। सत्यकाम, जो कि जबाला के पुत्र थे, वो अपनी माता जबाला को बताते हैं कि उनकी इच्छा कि वो गुरुकुल में जाके शिक्षा प्राप्त करें। वो ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानना चाहते थे। अपनी माता की आज्ञा लेकर वो गौतम ऋषि के आश्रम जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ। तो इस पर ऋषि सत्यकाम से पूछते हैं कि तुम किस गोत्र से हो, किस कुल से हो। अब वो अपनी माता से पूछने आते हैं। अब क्योंकि जबाला एक दासी थी तो उनके लिए बताना संभव नहीं था कि उनके पिता कौन है। सत्यकाम ऋषि को उत्तर देते हैं कि मैं जबाला का पुत्र हूँ और मेरा नाम सत्यकाम जबाल है और यही मेरा गोत्र है। तो इस पर ऋषि कहते हैं तुम सच बोल रहे हो और सत्य ही एक ब्राह्मण का गुण होता है, तुम ब्राह्मण बनने के योग्य हो। ऋषि गौतम ने भी जन्म नहीं बल्कि सच को ब्राह्मण होने की पहचान माना। ये एक एग्जाम्पल है कि उपनिषदिक ट्रेडिशन में भी वर्ण मेरिट पर आधारित था, जन्म पर नहीं। भगवत गीता के 4थे अध्याय का 13वां श्लोक, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य। यहाँ श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म पर बेस्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक व्यक्ति ब्राह्मण के घर पैदा भी हुआ हो, लेकिन अगर उसमें ब्राह्मिक क्वालिटीज नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण होने का मतलब केवल एक जाति का नाम नहीं बल्कि एक जीवन दृष्टिकोण है। अगर एक ब्राह्मण का बेटा तपस्या, सत्य और ज्ञान का पालन नहीं करता तो वो ब्राह्मण नहीं, और अगर एक शूद्र का बेटा इन सब को धारण करे तो वो भी ब्राह्मण बन सकता है। ये सिद्धांत वेदों से लेकर गीता तक बार बार दिखाई देता है। ऐसे ही वाल्मीकि का पहला रूप एक शूद्र या निषाद जाति के शिकारी का था। उनका असली नाम रत्नाकर था, जो जंगल में लोगों को लूटते थे। लेकिन उन्होंने इतनी तपस्या की कि वही वाल्मीकि बन गए जिन्हें आज हम आदि कवि कहते हैं और जिन्होंने रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना की। जहाँ वेदों और उपनिषदों ने वर्ण को एक स्पिरिचुअल और कार्मिक व्यवस्था के रूप में देखा, वही सोच धीरे धीरे सामाजिक व्यवस्था में बदलने लगी और यहीं से शुरू होता है जाति का इतिहास। एक ऐसी पहचान जो अब भी जन्म से जुड़ चुकी है और जिसे तोड़ना आज भी समाज के लिए एक चुनौती बना हुआ है। चलिए समझते हैं कि किस तरह वर्ण से जाति का सफर तय हुआ। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और सोसाइटी एग्रीकल्चरल और सेटल्ड होने लगी, एक नई प्रक्रिया शुरू हुई, जाति का निर्माण। ये तब हुआ जब लोगों ने अपने प्रोफेशन और कुल परंपराओं के अकॉर्डिंग अलग अलग समुदाय में रहना शुरू किया। कुम्हार मिट्टी का काम करता था, सुनार सोना बनाता था और जो सबसे नीचे दर्जे के लोग, जिन्हें दलित कहा गया, वो चमड़ी का काम करते। धीरे धीरे ये प्रोफेशंस हेरिडिटरी बन गए। फिर आई एंडोगेमी, यानी शादी सिर्फ अपनी जाति के अंदर हो सकती है। इसने जातियों के बीच एक गहरा सोशल एंड कल्चरल डिफरेंस बना दिया। पॉलिटिकल सिस्टम ने भी इस प्रोसेस को मजबूती दी। राजाओं के लिए ये व्यवस्था यूजफुल थी क्योंकि प्री डिफाइंड सोशल ऑर्डर में शासन करना आसान होता था। बात करें अगर मनुस्मृति की, जो कि एक प्राचीन धर्मशास्त्र है, उसमें वर्णों के लिए अलग अलग ड्यूटीज लिखी गई हैं। मनुस्मृति के चैप्टर 10 श्लोक 51 to 56 तक ये स्पष्ट कहा गया है कि शूद्रों का काम सेवा है और उन्हें शिक्षा, धर्म में भाग लेने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति ने पहली बार वर्ण व्यवस्था को जन्म से जोड़ा। मनुस्मृति ने स्पष्ट कहा कि ब्राह्मण जन्म से होता है और शूद्र के लिए ज्ञान और वेद पाठ प्रोहिबिटेड है। इसमें लिखा गया कि अलग अलग जातियों के लिए अलग नियम और सजाएं होनी चाहिए। जैसे शूद्र अगर वेद सुन ले तो उसकी जीभ काट देना चाहिए। इस प्रकार मनुस्मृति ने एक हायरार्कियल और रिजिड कास्ट सिस्टम का सिद्धांत दिया, जहाँ व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से तय होने लगी। आप ब्राह्मण के घर पैदा हुए तो आप ब्राह्मण हैं, चाहे आप में ज्ञान हो या ना हो। आप शूद्र हैं तो ज्ञान भी हो तब भी आप ऊपर नहीं जा सकते। इसके बाद जातियां केवल व्यवसाय नहीं बल्कि सामान, कुल, भाषा, भोजन और रहने के तरीके के आधार पर भी बांटी गई। ऐसा करते करते हजारों जातियां बनी जो सिर्फ एक व्यक्ति की पहचान नहीं बल्कि उसकी जिंदगी की दिशा तय करने लगी। वेदों में 4 वर्णों का उल्लेख है:
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, समाज में कुछ लोगों को इतना नीचा दर्जा दिया गया कि उन्हें वर्ण व्यवस्था के बाहर रखा गया और इन्हें ही कहा गया पंचाम यानी फिफ्थ या दलित या अछूत, जिनके लिए बड़े ही स्ट्रिक्ट रूल बना दिए गए। इन्हें मंदिरों में एंट्री नहीं थी, पब्लिक वेल से पानी नहीं भरने दिया जाता था, उनका छूना भी उच्च जातियों के लिए अशुद्ध माना जाता था। दलितों को गांव के बाहर गंदी बस्तियों में रखा जाता था। अगर कोई हिंदू सड़क पर आ रहा हो तो अछूत व्यक्ति को तुरंत रास्ते से हटना पड़ता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर उसकी छाया भी उस हिंदू पर पड़ जाती तो उसे अशुद्ध मान लिया जाता। दलितों को काले धागे पहनने पड़ते थे, या तो गले में या हाथ में, ताकि अपर कास्ट लोग पहचान सके कि ये व्यक्ति अछूत है और उससे दूर रहना है। दलितों को कमर से एक झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था। जब वे सड़क पर चलते तो झाड़ू उनके पीछे की धूल मिटाता रहे। ये इसलिए ताकि कोई अपर कास्ट हिंदू अगर उसी रास्ते से चले तो उस धूल से अशुद्ध ना हो जाए। एक और नियम था, गले में एक मिट्टी का घड़ा लटकाना पड़ता था जिसमें वो मुंह का कुछ भी थूक सकते थे। इसका उद्देश्य था कि उनका थूक जमीन पर ना पड़े, कहीं कोई हिंदू उस जगह पर पैर न रखते, वरना उसे भी अशुद्ध मान लिया जाता। ये सब व्यवहार सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी एक पूरी जाति को नीचा दिखाने के लिए बनाया गया था। जो ये वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था बनी, उसके अकॉर्डिंग कुछ लोग पाक हैं और कुछ लोग अपवित्र, कुछ लोग इज्जत के लायक हैं और कुछ लोग त्याग के। लेकिन असल में ये प्रथा दुख, अपमान और अन्याय को जन्म देती है। लेकिन क्या ये बहाना नहीं है गरीब को और गरीब बनाए रखने का, सो दैट कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी डोमिनेट कर सके। अब जैसे मत्स्य न्याय या लॉ ऑफ फिश का कॉन्सेप्ट कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दिया था। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, मतलब डोमिनेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ओवर वीक, और एक्चुअल में यही चलता आ रहा है सोसाइटी में। और इस सब में सबसे ओप्रेस थी लोअर क्लास वुमेन। दलित वुमेन हमेशा से समाज में सबसे कमजोर स्थिति में रही है। एक तरफ उनकी जाति ने उन्हें दबाया, दूसरी तरफ औरत होने के कारण उनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी होता रहा। और क्या लगता है ये सब एक्सप्लॉयटेशन अब खत्म हो गया है? जी नहीं। अगर आपको लगता है कि जाति के नाम पर होने वाला अत्याचार सिर्फ पुरानी बात है तो एनसीआरबी के 2022 के डेटा को एक बार जरूर देखिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में 57,000 से भी ज्यादा केसेस दलित पर अत्याचार के दर्ज किए गए, जो 2021 के मुकाबले 13% ज्यादा थे। इसमें सबसे ज्यादा केसेस उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में आए। ये वही स्टेट्स हैं जहां दलित समुदाय संख्या में भी ज्यादा है और सामाजिक भिन्नता भी गहरी है। अगर हम पिछले कुछ सालों का डेटा देखें तो एक चिंताजनक तस्वीर सामने आती है। 2018 से 2022 के बीच दलितों के खिलाफ अपराधों में 35% का तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ने की बात करता है, वैसे वैसे जाति के आधार पर होने वाले हिंसा के मामले और भी ज्यादा हो रहे हैं। अत्याचार सिर्फ फिजिकल वायलेंस तक सीमित नहीं है। दलित वुमेन सबसे ज्यादा असुरक्षित है। 2022 में रेप के 1347 केसेस और मोडेस्टी आउटरेज के 1022 केसेस सिर्फ दलित वुमेन के खिलाफ दर्ज हुए। इसका मतलब है कि हर दिन लगभग 10 से ज्यादा दलित महिलाएं सेक्सुअल वायलेंस का शिकार होती हैं। और ये सिर्फ वो मामले हैं जो रिपोर्ट किए गए, असली संख्या इससे कई ज्यादा हो सकती है। एक और मेजर बात यह है कि कन्विक्शन रेट बहुत कम है। 96% से ज्यादा केसेस 2021 के एंड तक ट्रायल के लिए पेंडिंग थे, यानी कि न केवल क्राइम बढ़ रहे हैं बल्कि न्याय का सफर भी लंबा और मुश्किल होता जा रहा है। वक्त बदला, संविधान बना, कानून आए, पर सोच बदलने में देश अभी भी पीछे है। हथरस रेप केस ने इस बात को साबित कर दिया कि जाति और जेंडर के नफरत भरे मिलन ने आज भी दलित महिलाओं के लिए सुरक्षा एक सपना बना रखा है। और ऐसी कहानियां 2020 के बाद भी थमी नहीं। ये सब और स्ट्रॉन्ग हो गया जब ब्रिटिशर्स ने 1871 में भारत का पहला सेंसस किया। तब उन्होंने हर व्यक्ति को एक परमानेंट कास्ट आइडेंटिटी दे दी। जाति जो पहले एक सामाजिक और व्यवहारिक पहचान थी, तब एक ऑफिशियल सरकारी लेबल बन गई थी। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए आवाज नहीं उठाई गई। इंडिया में कई ऐसे विचारक और नेता हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ खुलकर बोला। सबसे पहला नाम गौतम बुद्धा का लिया जा सकता है, जिन्होंने कहा था कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं
उसके कर्म से होती है। उसके बाद संत कबीर, संत रविदास जैसे लोगों ने भी अपने गीत और दोहों के जरिए जाति भेद पर सवाल उठाए। अगले युग में ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने इस व्यवस्था का अपोज किया। फिर आए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने सिर्फ जाति व्यवस्था का विरोध नहीं किया बल्कि संविधान बनाते वक्त दलित समुदाय के अधिकारों को सुरक्षा भी दी। उनके लिए कई कानून बनाए गए, रिजर्वेशन दिया गया और सुरक्षा की गारंटी भी मिली। लेकिन कानून लिखने से समाज नहीं बदलते। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक समानता सिर्फ कागज पर ही रहेगी। दलित्स की कंडीशन इंडिया में आज भी काफी वल्नरेबल है, लीगल प्रोटेक्शन और एफर्मेटिव एक्शन के बावजूद। कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने और इक्वालिटी के लिए काफी प्रोविजन होने के बावजूद भी ग्राउंड रियलिटी अलग है। लेकिन क्या आपको लगता है हम इसे खत्म नहीं कर सकते? सोचना जरूरी है, क्योंकि बराबरी की शुरुआत हम सब से होती है। जब एक दूसरे को इज्जत देना सीखेंगे तभी शायद ये पॉसिबल हो सकता है। इक्वालिटी की शुरुआत यहीं से होती है, हम सब से। If you like the video, please don't forget to like, share and subscribe and press the bell icon to get the notification of upcoming videos. See you guys in next video. Thank you.